रत्नागिरीची मुस्कान सोलकर युक्रेनमध्ये MBBS करण्यासाठी गेली होती, पण 23 फेब्रुवारीला तिथे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि तिला मायदेशी परतावं लागलं। 10 दिवसांचा कालावधी तिच्यासाठी खूप भीतीचा होता। प्रचंड दहशत त्या ठिकाणी तिने अनुभवली आहे, पाहिली आहे। तिच्याशी आपण बोलूयात। मुस्कान, 23 तारखेपासून जे काही सुरू झालं ते दिवस कसे होते? वो कंडीशन बहुत वर्स्ट थी और उस सुबह के 4 बज रहे थे जब हमें न्यूज़ मिल रहा है करके क्यों में एयरपोर्ट पे अटैक हो गया है एंड वी डिडंट नो दैट पुतिन इज़ गोइंग टू विश अस गुड मॉर्निंग वी आर मिसाइल्स। और जो 4 बजे से जो स्टार्ट हो गया था 8 बजे तक 4 मिसाइल्स, फिर हमारे इवानो का एयरपोर्ट भी ब्लास्ट हो गया। तो और उस वक्त हमारे सारे टिकट्स भी कैंसिल हो गए थे, तो कुछ हम और सब कुछ बंद हो गया था। बाहर हम जा नहीं सकते थे मार्केट वगैरह। इससे 4 दिन हमें खाना नहीं मिला कुछ। और एयर जेट्स दिन में भी आते थे, रात में भी, और सायरन्स कभी भी बजता था। तो हम लोग शूज़ वगैरह पहन के रखते थे और रात में हम लोग लाइट्स ऑफ रखते थे। रूम की लाइट्स ऑफ इसलिए रखते थे बिकॉज उन लोगों को जहाँ लाइट दिखती थी वहाँ पे वो अटैक कर रहे थे। उसके बाद 4 दिन तक हमें कुछ खाना नहीं मिला और हमारे काउंसलर्स भी हमारे साथ नहीं थे उस वक्त। हमारे काउंसलर्स इंडियन एम्बेसी हेल्प मांगने गए थे। हमें न्यूज़ मिल रहा था करके इवानो फ्रांकोविच के बहुत 20 लोकेशन पे रेड अलर्ट किया है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे। हमें वहीं पे सेफ़ लगा और फिर डर सा भी लग रहा था बिकॉज वो एयर जेट्स घूम रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि ये हम पर ना गिरे। और रात के टाइम तो हम बस इंडिया में सुबह होने का वेट कर रहे थे, कब हम हमारे पेरेंट्स से लास्ट टाइम बात कर पाते हैं। बिकॉज उस वक्त इतनी कंडीशन वर्स थी कि हमें उम्मीद नहीं थी हम वापस आएंगे। सिचुएशन तो वहाँ पर कोई भी रोड पर नहीं था। जो हमारी एरिया थी वहाँ पर सबके लाइट्स भी ऑफ थे। ऐसा लग रहा था वो वहाँ पर छोड़ के भाग चुके हैं वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था हम ही वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी को हमने बहुत बार ट्राई किया कॉल करना। इंडियन एम्बेसी हमारे कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे उस वक्त। फिर मुझे मेरे भाई ने कलेक्टर ऑफिस से नंबर दिया, रत्नागिरी के जो है उनकी हेल्प मांगी मैंने, उन्होंने नंबर दिए। फिर उसके 2 दिन बाद हमारे काउंसिलर से चले आए जो क्यू में एम्बेसी से हेल्प मांगने गए थे। फिर हम लोग ने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, हम उस वक्त लाइव पर थे। उन्होंने हमें बोला 3 बॉर्डर्स पे जाओ, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के। तो हम उसके नेक्स्ट डे वहाँ से निकल गए। वो भी अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ से निकल गए सुबह के टाइम पे, और रात में हमारे सेंटर पे अटैक हो गया लाइब्रेरी में हमारे। तो ये जो सफ़र रहा, मतलब हॉस्टल से दूसरे देश के बॉर्डर तक का, वो कैसा रहा? इवानो फ्रांकोविच से जब हम बस से निकले तो हमें 8 किलोमीटर दूर तक बस ने रुकाया यूक्रेन बॉर्डर पे, बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग 8 किलोमीटर पूरा चल कर गए और यूक्रेन के बॉर्डर पे हम लोग 30 आवर्स वेट किए, खड़े रहे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 10,000 स्टूडेंट्स थे डिफरेंट कंट्री के। और जैसे कि यूक्रेनियन लोग थे, अफ्रीकन्स, इजिप्ट, ईरान, पाकिस्तान, सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। और वो लोग उन लोग की फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी यूक्रेनियन लोग। तो उन लोग 4 घंटे के बाद गेट ओपन करते थे और 5 से 10 स्टूडेंट्स को अंदर ले रहे थे। और वहाँ पे कंडीशन इतनी वर्स थी कि इंडियन स्टूडेंट्स को मार भी रहे थे और हम वहाँ पे गिर भी रहे थे बहुत बार। ऐसे पुश कर रहे थे वो लोग और गन भी फायर कर रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर। इंडियन स्टूडेंट्स को मार भी रहे थे, क्यों? बिकॉज हम इतना वेट कर रहे थे 13 आवर्स से, और बॉयज़ वो चाहते थे कि अभी हम चले जाए। जब वो गेट ओपन करते थे तो बॉयज़ ऐसे भाग रहे थे, इसलिए वो मार रहे थे। वहाँ पे जब पहुँचे तो उसके बाद का सिलसिला कैसा रहा? रोमानिया में हम लोग अभी मैं जब निकली थी सुबह के 8 बजे से हम रात के 12 बजे तक रोमानिया के टाइम से हमने ट्रैवल कर रहे थे बस में। तो हम रात में 12 बजे पहुँचे। वहाँ पे इंडियन का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है रोमानिया में, उन्होंने हमारी हेल्प की। वहाँ पे 3 शेल्टर्स थे। जो हमारा शेल्टर था उसमें 240 स्टूडेंट्स थे और बाकी शेल्टर में 300 स्टूडेंट्स थे। तो जिन स्टूडेंट्स को जगह नहीं थी वो अपने फ्लैट पे ले गए थे रोमानिया के लोग, एंड दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर अस, ईच एंड एवरीथिंग। दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट इंडियन बिजनेसमैन।
और फिर वहाँ पे हम लोग 2 दिन रुके और नेक्स्ट डे हम एयरपोर्ट गए। तब हमें पता चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है जो लंदन से आने वाली थी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। स्नोफॉल हो रहा था इसलिए कैंसिल हो गई। तो हमें 9 आवर्स वेट करना पड़ा वहाँ पर। 9 आवर्स वेट करने के बाद फिर रात में हमें बोर्डिंग पास मिली। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली में आई। हम वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 800 स्टूडेंट्स थे एयरपोर्ट पे। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको टिकट नहीं मिला था, उनको वेट करना पड़ा 2 दिन तक। उसके बाद मैं दिल्ली में आई। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन वाले लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे वहाँ पर लेकर गए। महाराष्ट्र सदन में? हाँ, महाराष्ट्र सदन में लेकर गए। उसके बाद उन लोगों ने मेरे लिए फ़्लाइट की। 9 बजे मुझे टिकट मिला रात में और सुबह 6 बजे वो लोग ही आए थे एयरपोर्ट पे छोड़ने। ये जो रोमानिया से दिल्ली तक का जो सफ़र था वो उसका टिकट आप लोग ने लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेयर किया? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए प्रोवाइड की थी सारे टिकट्स फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड दोज पीपल्स हु आर स्टक इन यूक्रेन। और फिर दिल्ली से जब मुंबई आना हुआ तो फिर अम्मी अब्बा को देख के कैसे लगा? मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मेरा वो वर्ष था, इसलिए मैं ज़्यादा रो पड़ी वहाँ पर। पेरेंट्स भी बहुत डिप्रेस थे क्योंकि मम्मी का बीपी हाई हो रहा था बार बार और पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। इसलिए फिर वो बस हक किए मुझे, बहुत ज़्यादा रोए। डिफरेंट टाइप ऑफ सुकून। अब फिर स्टडी कैसे होगी MBBS की? अभी तो 12 मार्च तक हमारी यूनिवर्सिटी बंद है। उसके बाद हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो गए और पूरा सितंबर तक सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन ही होगा। तो क्या उम्मीद है, यूनिवर्सिटी के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी या यही सब चलेगा? हमारी यूनिवर्सिटी बता रही करके अभी वहाँ पे कंडीशन पूरी नॉर्मल है, तो और हमारे क्लासेस जल्दी स्टार्ट भी हो जाएंगे। शुक्रिया. ही होती मुस्कान, जिने आपले अनुभव आपल्याबरोबर शेअर केले आहेत. एकंदरीतच खूप भयंकर स्थिती होती आणि या काळात त्यांनी रोमानियामध्ये प्रवेश केला आणि तिथे त्यांना खूप चांगले अनुभव आले. भारतीय वंशाचे तिथे एक बिझनेसमॅन होते, त्यांनी या सगळ्या मुलांना खूप मदत केली आणि रोमानियामधून दिल्लीमध्ये आणण्यासाठी भारतीय दूतावासाने खूप मदत केली. आणि नंतर मग महाराष्ट्र सदनच्या ताब्यात त्या राज्याचे जी लोक आहेत ती आपल्या आपल्या राज्याच्या लोकांकडे गेली आणि ही जी महाराष्ट्रातली लोकं होती ती महाराष्ट्र सदनमध्ये गेली आणि तिथून मग ते मुंबईकडे रवाना झाले. हा सगळा अनुभव एवढ्यासाठीच आम्ही तिच्याकडनं जाणून घेतला की जेव्हा आपण परदेशामध्ये शिक्षणासाठी जातो तेव्हा काय अडचणी येऊ शकतात या गोष्टीचं सुद्धा आपल्याला थोडं भान राहणं आवश्यक आहे. जमीर खलफेसह मुश्ताक खान, माय कोकण, रत्नागिरी. माय कोकण सबस्क्राइब करण्यासाठी लाल बटनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून सर्व अपडेट्स आपल्या मोबाईलवर मिळवा.